मामलात हैंडल करने में ताख़ीर हुई, गलती हुई, या फिर ये जो मॉन्स्टर्स क्रिएट होते हैं इनको हम पहले ख़ुद क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर हम इनको हैंडल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो इस वक्त अब तक जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, आपको क्या लगता है कि अब गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है वो सही है इस गंभीर मामले को हैंडल करने के लिए? Thank you very much, Zamir, for having me on your show this evening. आपको याद होगा जब पीटीआई की हुकूमत गवर्नमेंट में आई थी soon after the elections, इन्होंने एक इकोनॉमिक टीम बनाई थी और वो इकोनॉमिक टीम में बहुत अच्छे नेशनली रिनाउंड इकोनॉमिस्ट को लिया गया था, जिसमें एक मियां साहब थे फ्रॉम अमेरिका, उनका पहला नाम मैं जरूर हूँ। तो उनके साथ दो और इकोनॉमिस्ट इंग्लैंड के थे, पाकिस्तानी ओरिजिन के, उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो बाद में पता ये चला कि वो जो मियां साहब थे, मियां आबिद नाम, आई एम फॉरगेटिंग हिज फर्स्ट नेम। जी बिल्कुल तो, थे जी। वो जो बंदा था न्यूयॉर्क में, पता ये चला कि वो कादियानी सेक्ट से था। अब that was probably the first month of PTI government in power. यही जो मेरी इतलात हैं, कादरी और शेख रशीद, they are people तो यहाँ तो बड़ा कलमा बन जाएगा, वो तो कादियानी है। And he fell for that. And उन्होंने उसको निकाला, और जब उनको निकालना दूसरे दो भी चले गए छोड़ के। तो what I'm trying to say is this: again, the same team is negotiating with PLP. I personally feel they are probably incompetent to do the talk. और दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर को लाइन पे लगाया किसने? आपने ऐसा एग्रीमेंट किया, कमिटमेंट इन राइटिंग क्यों किया है? क्या जी आप एक्सपेल कर देंगे फ्रेंच एम्बेसडर को? ये भी पता चल रहा था कि उसका टेन्योर खत्म हो रहा था, उसने वैसे ही चले जाना है, बट बाद में पता चला कि उसको एक्सटेंशन 1 साल की फ्रेंच गवर्नमेंट ने दे दी है। और हमारी जो पोजीशन थी पेरिस के अंदर एम्बेसडोरियल, वो वैसे ही वेकेंट थी। वो हम लोग हमारा फॉरेन ऑफिस माशाल्लाह अपॉइंट करता है 1-1 साल के बाद। तो ये इस टाइप का एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहिए था। ये इट्स ऑल मेस अप। बेग साहब, एज वी स्पीक, आज तक की, अभी तक की जो आज जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, आवाम से, कौम से खिताब किया, वो आप उस पर जरा बताएं कि द डायरेक्शन इज राइट नाउ, मतलब अभी जो सही सिमत की तरफ चल पड़ी है हुकूमत? नहीं, जमीर, दिस काइंड ऑफ स्पीच पीपल विल नॉट बाय इट। देखिए, मसला पता है क्या है? हमारी जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन आर नॉट एजुकेटेड। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के लिए। और हमारे जो ये मौलवी साहिबान है, पर्टिकुलरली द पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज, दे ट्राई टू स्विंग देम कि जी इस्लाम खतरे में है। एंड द पुअर पीपल, क्योंकि आई मीन कुरान शरीफ तो उन्होंने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा है, बट उनके जो माने, उनको इतने माने नहीं आते। So these जो मौलवी हजरात हैं, they swing their mindset. Very right, बेग साहब, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बिल्कुल you have rightly pointed out कि ये सबसे बड़ा इशू है। अहमद जवाद साहब, बेग साहब का ख्याल है कि डे 1 से कुछ पॉलिसीज गलत थी, जिस तरह लोग कुछ अपॉइंट हुए, फिर उसके बाद एक प्रेशर बिल्ट हुआ और उनको हटा दिया गया, तो एक मैसेज जो है वो सही कंसिस्टेंट नहीं था कि नहीं, वी आर हेयर फॉर पाकिस्तान, वी आर नॉट, मतलब कोई डिवाइडेड नहीं है हम सेक्टेरियन वाइज या किसी इशू के ऊपर। देखिए ज़मीर साहब, टीएलपी की अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो ये चौथा एपिसोड है उनके एहतजाज का। और लास्ट एपिसोड जो था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक उसमें एग्रीमेंट करके तो उसको उस टाइम के ऊपर आप कह सकते हैं रिजॉल्व किया गया फॉर द टाइम बीइंग, एक आर्जी तौर पे। और ज़ाहिर है उसमें कुछ टाइमलाइन रखी गई थी, और उस टाइमलाइन के गुजरने के बाद ये उन्होंने अपना नेक्स्ट जो है
फेज़, अपनी स्टेज जो है अपनी एहतजाज की वो शुरू की, तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातों का इन इश्यूज़ के ऊपर, जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, पाकिस्तान में ऑप्शंस क्या क्या हैं आपको इनको हैंडल करने की। एक ऑप्शन वो है जब पहली दफ़ा TLP यहाँ पे आई थी और PMLN का दौरे हुकूमत था और तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वो इधर इस्लामाबाद में, फैज़ाबाद में उन्होंने धरना दिया था, और जिसमें पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन और हर चीज़ डिस्टर्ब हुई थी। लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी। अगर आप उसको बिल्कुल, लाहौर भी बंद था, जैम था जी, और सिटीज़ में भी। तो अगर आप इस हिस्ट्री को सामने रखें तो आपको समझ आ जाएगी कि इन चीज़ों को पाकिस्तान में हैंडल करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट को, इसको आप किसी एक गवर्नमेंट के रेफरेंस से नहीं इसको देख सकते कि PTI या PMLN कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे इवन मुशर्रफ मिलिट्री डिक्टेटर की भी क्यों ना गवर्नमेंट हो, इनको हैंडल करने के दो ही आपके पास ऑप्शंस हैं। एक होता है कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए इनके साथ कुछ ऐसी कॉमन ग्राउंड्स क्रिएट कर लें कि जिसमें इनको घर भेजा जा सके, ठीक है, और उसमें आपको पता है कि माजी में किस तरीके से इनके साथ नेगोशिएशंस होती रहीं। मेरा नहीं ख्याल उसको ज़रूरत है मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की। उसके बाद जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने एक एग्रीमेंट का वादा, उन एग्रीमेंट करके एक वादा करके उनको यहाँ तक आए। अब यहाँ पे आके इसका स्टार्ट जो है, अगर आप देखें तो पिछली जो एपिसोड्स थी एहतजाज की उससे मुख्तलिफ था, जिसका इजहार आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी किया कि उन्होंने तो एक ऐसा प्लान बनाया हुआ था कि जिससे पूरे मुल्क में बदअमनी पैदा हो जानी थी, पूरा मुल्क जो है वो पहिया जाम हो जाना था, एक हॉल्ट हो जानी थी लाइफ। अब कल अदम डिक्लेयर करने के बाद उनसे मुज़ाकरात, मतलब ये मैं उसी पे मैं आपको इसी को कंक्लूड कर देता हूं। देखें, जब आपको एक हुकूमत में होते हुए आपको पता चले कि इस वक्त एक आम शहरी की या पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या खतरा है, तो आप उसको प्रिवेंट करते हैं ना। अब आपको टाइम तो नहीं वो दे रहे, वो तो फौरन उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो 24 घंटे 48 घंटे में सब कुछ हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने उसको प्रिवेंट करना है, गवर्नमेंट की ने अपनी कानून की रेट को कायम रखना है। ये तो नहीं हो सकता। इज दिस स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी? नहीं, मैं इसको स्टिक एंड कैरेट कह लें आप इसको, लेकिन स्टिक एंड कैरेट थोड़ी सी एक नेगेटिव एक आता है। मैं इसको ये कहता हूं कि कानून की बालादस्ती, ठीक है, और उसके साथ साथ जो बात आपने कही डिप्लोमेसी की, निगोशिएशन की, बातचीत की, ये दो आपके पास ऑप्शंस होती हैं। आप इसके कॉम्बिनेशन से चलते हैं। अगर आप अपने कानून की ताकत भी नहीं दिखाते तो आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। चल, बिल्कुल। तो आपको मतलब यू हैव टू बी स्ट्रांग टू गो ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल पे आए तो आपको नेगोशिएट करना।